आज हम लोग तेजस क्लासेस की जीएस श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जीएस का सिलेबस क्या है और उसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो और देखते हैं जीएस में जैसे हम कंटेंट लिखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट इसमें आते हैं। तो कंटेंट को जिसको हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से विषय इसके अंदर रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखें। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हमें कैसे पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी आता है, अभी हम इन सभी विषय को डिटेल में बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था, जनरल साइंस, इसे सामान्य विज्ञान कहा है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट आता है और फिर करंट अफेयर्स। ये 7 बड़े विषय हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक है, स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स। अब अगर हम कुछ अन्य कंटेंट की बात करें तो उसमें यूपी स्पेशल आ जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश विशेष। ये ऐसा विषय है जो चाहे हम ईसीएस दें और बिहार दें या फिर यूपी ट्रिपल में होने वाले सारे। उसके अलावा जैसे नगरीकरण और जनगणना, अर्बनाइजेशन एंड सेंसस, ये कुछ कंटेंट है जो जीएस के अंतर्गत आते हैं। अब इनको एक एक करके हमें समझना है कि इनमें से हमें कहां से क्या पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो वैसे तो हिस्ट्री साधारण से विषय है, लेकिन इसके अंतर्गत 3 बड़े विषय रखे जाते हैं, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में बांट। अगर हम एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ लें तो हम एक कारगर रणनीति बना सकते हैं कि कैसे हमें अपनी तैयारी को गति देनी है और कैसे हमें पढ़ाई करनी है और किस पर ज्यादा फोकस करना है और किस पर कम फोकस करना है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास के अंतर्गत तो 3 विषय आ गए। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। इसे किसी भी एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से। अब अगर हम यूपीएससी की बात करें या हम पीसीएस की बात करें
तो ये दायरा बढ़कर 20 से 25% तक हो जाता है। अन्य किसी एग्जाम की बात करें तो ये दायरा लगभग 5 से 10% तक ही रहेगा। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भी, उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास, ये भी यहां से भी लगभग अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहां से 5 से 10% में देखने को मिल जाता है। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि इतिहास एक विषय, एक कंटेंट है, लेकिन विगत कई वर्षों में ये देखने को मिला है कि अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से समझ लें तो वो हमारे जीएस के प्री से लेकर के और मेंस तक हमारा काम करता है। मेंस का जो फर्स्ट पेपर है वहां पर भी हमें इन सारे विषय के बारे में देखने को मिलता है और ये जब मेंस में लिखने को आता है तो इनकी विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमको ये समझना है कि किस सब्जेक्ट में किस कंटेंट के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं और कैसे हमें उनकी टैकल करनी है। जैसे कि इतिहास हमने बताया, इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, ये बड़े विषय हैं। अब यहीं पर अगर हम इसी इतिहास के अंतर्गत एक और नया विषय जो देखने को मिला है वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति ये छोटे छोटे एग्जामों में आता है कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा मंदिर किस शैली में बनाया गया, कौन सा मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस तरीके के प्रश्न छोटे छोटे एग्जामों में आते हैं। लेकिन अगर हम यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की बात करें तो मेंस में तो एक विस्तृत लेख आता है इन पर लिखने को कि गांधार कला की विशेषताएं बताइए, नागा शैली की विशेषताएं बताइए, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने उनकी विस्तृत विवेचना कीजिए, गर्भगृह के बारे में बताइए, गोपुरम के बारे में बताइए। ऐसे बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो कला की संस्कृति, अब इसको या तो हम अलग एक विषय के रूप में मान के पढ़ें या हम जब इतिहास पढ़ें तो उसी इतिहास पढ़ने के दौरान हम इसको भी, इस पर भी अगर फोकस करते रहे तो शायद हमें इसे अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर हमें एक अलग, बेहतर तो ये होगा, जहां तक मेरा अपना एक मानना है कि हम आर्ट एंड कल्चर को इतिहास जब पढ़े उसी के साथ साथ देखते चले और फिर बाद में हम उस पर अलग से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते, तो हम इस विषय को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इतिहास, इस विषय को हमें समझना है। देखिए, एक बार जब हम इस पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारे मन से ये डर खत्म हो जाएगा कि जीएस जो इतना बड़ा है उसको कैसे हम मास्टर करें, उसमें कैसे हम अच्छा स्कोर करें। और उस अच्छे से स्कोर को करने के लिए कहा जाता है कि पूरा सिलेबस प्री से लेकर के मेंस तक हमें कंठस्थ होना चाहिए कि जीएस के फर्स्ट पेपर में क्या आता है, जीएस के सेकंड पेपर में क्या आता है, जीएस के थर्ड पेपर में क्या आता है, जीएस के फोर्थ पेपर में क्या आता है। प्री में, प्रीलिम्स में भी हमको प्री का जो अपना कंटेंट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका अध्ययन हमको पूर्वावलोकन के माध्यम से करना होगा। प्रीवियस पेपर्स तो अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस पेपर्स हम जितना देखते हैं ये सिलेबस उतना अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। तो बेहतर होगा हम अपने सभी छात्रों से यही कहेंगे कि वो पूर्वावलोकन करें, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें, उनमें से आने वाले क्वेश्चंस को देखें और ये देखें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कब कब किस किस वर्ष में पूछे गए। इससे क्या होगा कि हम अपनी रणनीति को धार कर सकेंगे और अच्छे से उसकी तैयारी कर सकेंगे। अब हम लोग दूसरे कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने दूसरे कंटेंट और इसमें हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी। अगर हम इसको यूपीएससी की बात करें और पीसीएस की बात करें और आरओ और एआरओ बात करें तो इन एग्जाम के लिए ज्योग्राफी तो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और ये आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। समीक्षा अधिकारी की अगर हम पेपर देखें तो उनमें से तो ज्योग्राफी की तो भरमार है। अब इसमें अगर हम बात करें तो
भारत का भूगोल है। इसमें हम अगर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल है। तो ये दो बड़े विषय हैं इसके अंतर्गत, एक है भारत का भूगोल, एक है विश्व का भूगोल। इस भारत के भूगोल में हमें भारत की जलवायु, भारत की नदियां, भारत की वनस्पतियां, भारत की मृदा, भारत का वन, ये समस्त विषय हमें इसमें पढ़ने होते हैं। विश्व का भूगोल में अगर हम बात करें तो विश्व के भूगोल में हमें वैश्विक संदर्भ में अध्ययन करना होता है। और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हमें एक और विषय बाहर लाना होगा, उसे कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल सर्विसेज, भौतिक भूगोल। अब इस विश्व के भूगोल में हम कॉन्टिनेंट का अध्ययन करते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि हम भौतिक भूगोल में अपने अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ से जुड़े सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी विषय हम में पढ़ते हैं। वो तो फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक एक वीडियो के माध्यम से आपको हर एक लेक्चर देंगे। आज से हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है और अब हम प्रतिदिन आपको एक या दो वीडियो अलग अलग विषय पर उपलब्ध कराएंगे। जहां तक हमारी कोशिश है कि एक वीडियो या एक लेक्चर हमारा करंट अफेयर्स पर आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा और एक वीडियो किसी कोर विषय पर, या तो हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, या हम पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, या हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, या हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। कोई एक लेक्चर हमारा जीएस बेस होगा और एक लेक्चर हमारा करंट अफेयर्स बेस होगा। और ये हम श्रृंखला आज से आपके सामने शुरू कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े और हमसे पढ़े। अब देखिए भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल, ये हमने भूगोल के बारे में बात की। अब यहीं पर अगर हम एक और कंटेंट की बात करें तो वो है इन्वायरमेंट या हम इकोलॉजी। वैसे तो जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उसी दौरान हम इन्वायरमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे कंटेंट पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इधर देखा गया तो यूपीएससी में तो इन्वायरमेंट से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में भी लिखे बात है, पर वास्तव में इन्वायरमेंट तो पढ़ने चाहिए और ये हमें अपने इन्वायरमेंट के साथ जोड़ देता है। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। समीक्षा अधिकारी की दृष्टि से बात करें तो इंडिया ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिलकर के आधा पेपर तैयार करता है। 140 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स में होते हैं, जैसा कि आप जानते हो। उस 140 क्वेश्चन में से जब समीक्षा अधिकारी 2013 का पेपर हुआ तो 83 क्वेश्चन में सिर्फ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट था। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद ये हो गया आपका ज्योग्राफी, उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया। और इन्वायरमेंट की सबसे अच्छी बात ये है कि इन्वायरमेंट आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करता है, या ये कह सकते हैं कि जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उस करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंट के हम ऐसे बहुत सारे विषय पढ़ते हैं जो आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं। इससे हमारा करंट अफेयर्स भी तैयार होता है और हम इन्वायरमेंट को भी अच्छे से तैयार कर पा रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय भी है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी को अपने देश के संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने देश के संविधान को समझेंगे तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। और ये एक ऐसा विषय है जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन मांगता है आपसे। करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विषय कोई है तो वो भारतीय राज्य व्यवस्था, क्योंकि सरकारें
समय समय पर नए अधिनियम लाती रहती है, नए अध्यादेश आते रहते हैं, नए नियम आते रहते हैं। और इवन जो हमारी न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अलग अलग समय पर मूल अधिकारों की व्याख्या होती रहती है, अलग अलग पद्धतियां सामने आती रहती है, उनको भी हमें अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना होता है। क्योंकि पॉलिटी को जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे तब तक हम बहुत अच्छा नहीं समझ सकते, क्योंकि हम पुरानी किताबों से नहीं पढ़ सकते, हम परंपरागत तरीके से नहीं पढ़ सकते। हमें एक डायनेमिक अप्रोच के साथ जीएस को पढ़ना है। इसलिए जीएस के सिलेबस, जीएस हमने तो सुना है, हमारे छात्र कहते हैं कि जीएस इतना बड़ा है, उसका तो कोई ओर छोड़ नहीं, कैसे उसको तैयार करें। हम कहते हैं आप उसे स्टेप बाय स्टेप तैयार करिए, हर एक कंटेंट को लेकर के चलें। जैसे कि समस्याएं जब बड़ी होती हैं तो उसका समाधान भी हमें उसी सहूलियत के साथ करना होता है और उसे धीरे धीरे एक एक सेगमेंट में बांट के हमें करना होता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, फिर उसके बाद आता है जनरल साइंस। तो जो लोग रेलवे देना है, जिनको एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है, उनके लिए तो सामान्य विज्ञान एक बड़ा विषय है, क्योंकि रेलवे के पेपर में जनरल तो साइंस ही एक बड़ा घटक है, पूछा जाता है। अब सामान्य विज्ञान ये भी, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो अगर हम सिलेबस को देखें तो इसके भी 3 विषय देखने मिलते हैं। फिजिक्स आती है इसमें, केमिस्ट्री आती है इसमें, और बायोलॉजी आती है। कहने को तो सामान्य विज्ञान में कुल 3 विषय रखते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। लेकिन अगर हम यूपीएससी दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं तो उसमें हमें जो मेन फोकस करना है वो बायोलॉजी का है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी, क्योंकि इस समय सामान्य विज्ञान का मतलब बायोलॉजी और इंडियन। और अगर इस बायोलॉजी की बात करें तो हमारा जो फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसे बोलते हैं, जिसमें हम डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इनसे विगत वर्षों में इस से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद फिर होता है फिजिक्स। अगर हम इस केमिस्ट्री को हटा भी दें या यूं कह लें कि अगर हम कम पढ़ें या ना पढ़ें तो बहुत ज्यादा नुकसान में हम रहने वाले नहीं है। लेकिन हमें बायोलॉजी को सबसे अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि इस समय साइंस का मतलब बायोलॉजी, सबसे ज्यादा विषय यही सब करके आ रहे हैं। फिर इसमें कुछ गिने चुने चैप्टर्स है, जैसे लाइट है, जैसे मेजरमेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं, वर्क है, फोर्स है, वहां से हम। तो ये एक ऐसा कंटेंट है जहां से हमें कुछ गिने चुने 5 से 6 कंटेंट है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी ये एक बड़ा विषय होगा। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें ज्यादा समय चाहिए होता है, क्योंकि इसको हमें 2 तरीके से बांट कर पढ़ना होता है। एक तो हमें साइकोलॉजी पढ़ना होता है और एक ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना होता है। और इसमें भी हम 2 सेगमेंट पढ़ना है, इसलिए हमको ज्यादा समय देकर हमें बायोलॉजी पढ़ना होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो मेरे सभी छात्रों से अनुरोध है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसका 60% पोर्शन करंट अफेयर से तैयार होता है, बस 40% कंटेंट है जो हमें अपने ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करना होता है। जैसे इसमें हमें, और एक अगर हम इस भारतीय अर्थव्यवस्था 2 सेगमेंट में बांटें, जैसे इसी में अगर हम इकोनॉमिक्स जोड़ दें, और फिर हम इसको 1 बना लें और इसको हम 2, तो हम इसको और अच्छे समझते हैं। अब जैसे जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स में हमें माइक्रो और एक माइक्रो, एक अब इस माइक्रो और इस माइक्रो में ये होगा
कि जैसे जो हमारा स्टूडेंट, जैसे अभी तो मुझे ताजुब हुआ कि जब अभी हाई कोर्ट एआरओ का पेपर हुआ तो उस हाई कोर्ट एआरओ के पेपर में इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे सवाल है। आरबीआई की भूमिका पर चर्चा आई, उत्पादन के बारे में बात है, मांग और पूर्ति के बारे में है, किन्स के सिद्धांत पूछे गए। तो वो जो विषय है उसको हमें इकोनॉमिक्स मान करके करना पड़ेगा। जहां पर हम माइक्रो की बात करें, इस माइक्रो में हम बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में कि उत्पादन कैसे होगा, उत्पादन करने वाले संसाधन कौन कौन से होते हैं, उत्पादन के टूल्स कौन कौन से होते हैं, कंजम्पशन क्या होता है, उपभोग क्या होता है, और इनसे जुड़े हुए जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो जीएम कीन्स के रूल्स हो, चाहे वो सेगा बाजार नियम हो, चाहे वो अल्फ्रेड मार्शल के सिद्धांत हो, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स, जो बेसिक थ्योरीज हैं, वो हमें मैक्रो में पढ़ना है। मैक्रो में जैसे नेशनल इनकम है, बजट के बारे में है, फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये जो सेगमेंट है इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक अर्थशास्त्र मान करके और एक भारतीय अर्थव्यवस्था मान करके। अर्थशास्त्र मान करके हमें अर्थशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, मांग क्या है, मांग पूर्ति क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मनी इन्फ्लेशन, ये सब हमको पढ़ना है, इसका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। जबकि इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इस इंडियन इकोनॉमी हमें टैक्सेशन है, आरबीआई की भूमिका है, नाबार्ड की भूमिका है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमको इन दो को अलग अलग तरीके से समझना होगा। अब जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टैक्सेशन। आपने जो कराधान एक ये हो, अब इस कराधान डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कौन कौन से प्रत्यक्ष कर है, कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर है, हमेशा से क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे थे, इनका निर्धारण कैसे हो रहा होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के लिए हमको क्या मिलेगा, आरबीआई और इस आरबीआई की भूमिका। जो आरबीआई है, जैसे इधर हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जब असेस की तो उसमें लगातार उसने गिरावट दर्ज करना शुरू किया, रेपो रेट घटाना शुरू कर दिया, रेपो रेट। तो ये जो रेट है इनके बारे में जब घटाता है तो उससे बाजार पर क्या फर्क पड़ता है, जब वो बढ़ाता है तो बाजार पर क्या फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर के हमें आरबीआई और आरबीआई की भूमिका को पूरी तरीके से समझना होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है, आरबीआई की भूमिका के बारे में पढ़ना है, बैंक्स और इनकी भूमिका को पढ़ना है कि जो बैंक्स उनकी भूमिका क्या है। इधर इस लॉकडाउन के दौरान जो भारत सरकार का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है उसमें भी बैंकों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये बैंक तय करेंगे कि जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, और इसलिए हमें बैंक्स और बैंक्स की भूमिका को भी देखना होगा। सरकार जिस तरीके से बैंकों को मर्ज करती चली आ रही, तो मर्जर और बैंक्स क्या है, सबसे पहले